अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे, ठीक है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम अभी आपको मोरेन बताए हैं जो कि हिमनदों के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन, मेडियल मोरेन और ग्राउंड मोरेन की स्थिति आती है, ठीक है। अब आते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन जो होते हैं उल्टी नाव, उल्टे कटे अंडे के आकार की बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी से कहा जाता है, मतलब अंडे की टोकरी की अदलाकृति से कहा जाता है। ड्रमलिन को पूछता भी है। और ड्रमलिन और राख मुटान में जो अंतर होता है वह मलबा के निक्षेप निर्मित होता है। राख मुटान मैंने अभी आपको बताया था भेड़ की पीठ की शैल की तरह। ये देखिए राख मुटान है, ठीक है, जिसमें हिम के प्रवाह की दिशा मंद ढाल होती है और जो वापस लौटता है मतलब हिमनद के उतरने की तरफ तीव्र ढाल होती है। उसी प्रकार से आपका ड्रमलिन भी होता है। हिम की प्रवाह की दिशा जो है वह खड़ा ढाल होता है और वापस लौटते समय ये जो है मंद ढाल रहता है, ठीक है। तो अब अंतर अगर हम देखें ड्रमलिन और राख मुटान में, तो अंतर जो है ड्रमलिन मलबा के निक्षेप से निर्मित होता है, मतलब ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, और वही राख मुटान जो अपरदन के कारण निर्मित होता है क्योंकि ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। इसमें हिमनद की प्रवाह की दिशा पे ये टिल का निक्षेप होता जाता है जो कि खड़ा ढाल एकदम स्टीप स्लोप होता है, और जब ये वापस लौटता है तो मंद ढाल होता है। अब आते हैं ग्लेशियल फ्लूइड डिपॉजिट एंड लैंडस्केप, जल तथा हिमनद द्वारा बने स्थल रूप। तो जल तथा हिमनद मतलब कहने का अर्थ ये हिमनद तथा जल कहने का अर्थ हुआ कि जो हिमनद है और ग्लेशियल है, मतलब हिमनद बर्फ है और उसकी फ्लूइड मतलब जल द्वारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इस चीज़ को जानते हैं कि डिपोजिशनल आप मतलब आपका कहते हैं कि निक्षेप द्वारा निर्मित अथलाकृतियाँ इसका निर्माण होता है। एस्कर, एस्कर इसमें है, क्रेम है, केटल है, हमक है और आउटवर्क प्लेन है। एस्कर जो है लंबे पतले तथा घुमावदार कटको रिजे के निक्षेप के बने होते हैं, जैसे बजरियों द्वारा, ठीक है। इनका निक्षेप जो है रेत बजरी द्वारा रहता है। केम जो है मलबा, डेब्रिक मलबा का निक्षेप होता है, ढेर के रूप में ये होते हैं, और टीले के रूप में, एक टीला जैसे रहता है ना ड्यून्स टाइप, एक टीला टाइप बन जाता है, उसे केम कहते हैं। केटिल तथा हमक जो है, केटल एक गर्त रहता है खाई टाइप का डिप्रेशन की वजह से, और हमक जो है केटिल के मध्य में रहता है, देखिए एक गर्त इधर एक गर्त इधर और बीच में हमक, देखिए एक गर्त ये बीच में हमक ऊपर, एक गर्त ये बीच में हमक, ठीक है। तो केटिल के मध्य में हमक रहता है। आउटवर्क प्लेन जो रहता है वह हिमनद अवक्षेप प्लेन कहा जाता है, ये भी जो है ग्लेशियर फ्लूइड डिपॉजिट है, इसे शेंडर भी कहते हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा, हिमनदी अपरदन का सिद्धांत जो है डी मार्टिनी ने दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हिमनदी अपरदन सिद्धांत। अब आते हैं पेरी ग्लेशियर लैंडफॉर्म की परिहिमानी अथलाकृतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा, जियो क्रायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ द पेरी ग्लेशियर कहा जाता है, मतलब ये परिहिमानी का अध्ययन जो है वो जियो क्रायोलॉजी कहा जाता है, जियो क्रायोलॉजी। पेरी ग्लेशियल को हम अगर समझें तो पेरी ग्लेशियल मतलब परिहिमानी, परिहिमानी मतलब ग्लेशियल के आसपास का क्षेत्र, परी मतलब किनारा, ठीक है। तो परी आसपास का क्षेत्र पेरी ग्लेशियर कहलाता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से अधिक ही, मतलब कि -1 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में के एरिया, मतलब जब रहता है टेम्परेचर तो परिहिमानी की स्थिति होती है। परिहिमानी शब्द जो पेरी ग्लेशियर शब्द है डब्ल्यू जोलेंस्की ने 1909 में दिया था, ठीक है। अब आते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट शब्द जो है सर्वप्रथम हमबोल्ट द्वारा दिया था और तथा ESW मूलर ने दिया था, ठीक है। अब आते हैं परमाफ्रॉस्ट जो है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल होता है, मतलब अस्थायी रूप से तुषार भूमि होती है, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए फ्रोजन रहती है जमीन। इसे तुषारग्रस्त मृदा भी कहते हैं, क्योंकि फ्रॉस्ट प्लस सॉइल, इसमें आपका फ्रॉस्ट मतलब तुषार पाया जाता है और सॉइल का कम्बिनेशन रहता है। इसको पेरी पर जेलिसॉल कहा, क्रिक ब्रायन ने कहा इसे, ठीक है। अब आते हैं एक्टिव लेयर। एक्टिव लेयर मतलब सक्रिय सतह। सक्रिय सतह जो है परमाफ्रॉस्ट लेयर के ऊपर जस्ट एक्टिव लेयर होता है, जो कि 1.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। इसकी जो गहराई होती है, मोटाई जो रहती है, और 1.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है परमाफ्रॉस्ट। इसी एक्टिव लेयर इसलिए क्या कहते हैं, पहली बात ये टॉप लेयर पे, परमाफ्रॉस्ट के टॉप लेयर पे पाया जाता है, और इससे जो होता है फ्रीज मतलब जमता है ड्यूरिंग नाइट एंड था मतलब पिघलता है ड्यूरिंग डे। कारण ये रहता है कि एक्टिव परमाफ्रॉस्ट के ऊपर जो एक्टिव लेयर इसलिए कहा क्योंकि ये जमना और पिघलना दिन रात की वजह से ये लगातार सक्रिय रहता है, इसी वजह से एक्टिव लेयर से कहा जाता है। विंटर समर दोनों में ये स्थिति रहती है। और एक चीज़ जानते रहिए, एक्टिव लेयर को क्रिक ब्रायन ने मॉलिसॉल कहा था, वही परमाफ्रॉस्ट को क्रिक ब्रायन ने पेरिग्जीसॉल कहा था। अब आते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। फ्रॉस्ट वेदरिंग जो कि वेदरिंग चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कॉन्जिलिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, चट्टानों में जब पानी चली जाती है दरारों के माध्यम से, तो इसमें था और फ्रीजिंग की वजह से, पिघलने और जमने की वजह से चट्टानों में तुषार अपक्षय द्वारा चटकन क्रैकिंग पड़ जाता है, ठीक है। दिन में हिमद्रवण व रात में हिमीकरण, मतलब दिन में हिमद्रवण मतलब जब पिघलता है था वाली स्थिति है, और रात में हिमीकरण मतलब जब ठोस आइस बन जाता है, जिसकी वजह से वैल्यूम उसकी बढ़ जाती है 10% और वह टूट जाता है, चट्टान जो है तोड़ देता है। तो ये फ्रॉस्ट वेदरिंग कॉन्ग्लिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आते हैं क्वालिफ्लेक्शन। क्वालिफ्लेक्शन में मृदा क्षरण कहने का मतलब डेब्रिस फ्लो रहता है, इसे हम कॉन्ग्लिट्यूबरेशन कहते हैं, क्रायोटोब्रेशन कहते हैं और कॉन्ग्लिफ्लेक्शन भी कहते हैं। कॉन्ग्लिफ्लेक्शन शब्द जो है क्रिक ब्रायन ने दिया था क्वालिफ्लेक्शन के लिए।
सॉलिडिफिकेशन एजी एडरसन ने 1906 में बताया। इसमें डेब्रिस मलबा का मूवमेंट होता है, डेब्रिस फॉल डाउन, डेब्रिस जो मलबा रहता है वो नीचे की तरफ जाता है, किसी वजह से गुरुत्वाकर्षण की वजह से मलबा नीचे की तरफ गिरता है। अब आते हैं फ्रॉस्ट हैविंग। फ्रॉस्ट हैविंग मतलब तुषार उत्क्षेपण, जिसमें क्या होता है लंबवत उखड़ता है। ये देखिए आप समझिए चट्टान है पूरा, और इस चट्टान में पानी जाकर चट्टान को उखाड़ रही है, ठीक है, लंबवत उखाड़ रही है। इसमें क्या होता है हिमीकरण, मतलब जमने की आयतन में वृद्धि हो जाती है। रात में हिमीकरण होता है जिससे जो जमने की आयतन में 10% वैल्यू में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वह चट्टान को लंबवत उखाड़ता है, चट्टान के पत्थर को ऊपर उठाता है। इसके जो है बी हॉगबॉम ने 1914 में दिया था। इसका नाम पिपक्राकार था। निवेशन मतलब होता है अस्थायी हिमखंड का अपरदन, बाई F.E. मैथ्यू ने दिया था 1900 में। ठीक है, ये हो गया आपका कहानी। अब आते हैं पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म। जब पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म की बात आए, इस चीज़ को जानते रहिएगा, पेरिग्लेशियल मतलब परिहिमानी अस्थलाकृतियों में अपरदात्मक या निक्षेपात्मक अस्थलाकृतियाँ नहीं निर्मित होती, इसको सम्मिलित कहा जाता है। इसमें अलग अलग के निक्षेपात्मक या अपरदात्मक अस्थलाकृतियाँ निर्माण नहीं होती। इसमें आता है इनवैल्यूएशन मतलब अंतर्वलन। अंतर्वलन में क्या होता है परमाफ्रॉस्ट सतह के नीचे असंगठित जमाव के उत्पन्न मरोड़ होते हैं। ठीक है, ट्रफ और हमक होता है, क्षत्रिय गिरक्या होता है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में सतही टीले होते हैं। ठीक है, इनोलेशन मतलब जो परमाफ्रॉस्ट लेयर है, ठीक है, उसके नीचे एक मतलब क्या कहते हैं कि इकट्ठा हो जाता है, असंगठित जमाव हो जाता है, मरोड़ की टाइप उठ जाता है, इसे उसी को इनोवेलेशन कहते हैं। और ट्रफ हमक में जो होता है परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में सतही टीले हो जाते हैं, हमारा क्षेत्र उसमें टीला टाइप उठ गया है। पिंगो जो होता है बिखरी हुई छोटी छोटी गुमदाकार पहाड़ियाँ होती हैं। वही थर्मोक्रास्ट जो होता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर से क्रास्ट अस्थलाकृतियों में भौतिक प्रक्रमों द्वारा जो अस्थलाकृतियाँ बनती हैं। पैटर्न ग्राउंड जो होता है बहुभुज वृत्त पट्टी अस्थलाकृतियाँ बनती है, पैटर्न टाइप का। पलशा क्या होता है दलदली क्षेत्रों में हिम या पीट युक्त विशिष्ट टीले होते हैं। ठीक है, एंटीप्लेनेशन टेरेक, एंटीप्लेनेशन टेरेक मतलब तुंग सपाटी करक सोपान, सीढ़ीदार वेदिका, नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं रहती, हाँ, लेकिन ये टेरेस टाइप का रहती है, लेकिन रेगुलर नहीं है कि हमेशा सीढ़ीदार उतरती ही चली जाए या फिर चढ़ती ही चली जाए, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी आपको एंटीप्लेनेशन टेरेक में। टॉर जो होता है, टॉर एक नग्न शैल स्तर की सतह के ऊपर चट्टानों के खंडों के समूह होते हैं, मतलब नग्न शैल के ऐसे खंड होते हैं, ऐसा लगता है कि देखने पे ऐसा लगता है कि किसी ने सजा कर रखा हो। इसमें क्या होता है किनारों किनारों पर अपर्दन होता जाता है बीच में, और ऐसा लगता है छोटे छोटे ऊपर होते, बेस आधार मजबूत रहता है और धीरे धीरे ऊपर कम होता जाता है, ये टॉर है। नेविगेशन हालोज, नेविगेशन हालो अपर्दन के अंदर की ओर कटोरों जैसा गड्ढा बनना, ये नेविगेशन हालोज है। ठीक है, अपर्दन अंदर की ओर कटोर जैसा गड्ढा बन जाना, नेविगेशन हालोज, गड्ढा, हालोज मतलब गड्ढा टाइप का ना। फिर एसिमेट्रिकल वैली, एसिमेट्रिकल वैली मतलब असीमित घाटी, असीमित परिहिमानी घाटियां हैं जिसमें एक किनारा खड़े ढाल का, दूसरा किनारा मंद ढाल का होता है। ठीक है, मतलब एक किनारा जो आपको मिलेगा वह एकदम खड़े ढाल का मिल जाएगा, एकदम ऐसे खड़ा ढाल रहेगा, और एक किनारा एकदम स्लोप की टाइप मंद ढाल का, जेंटल स्लोप का मिलेगा। तो ये घाटियां हैं। परिहिमानी अपर्दन चक्र जो है एल्की प्लेटियन ने दिया था 1950 में, इस चीज़ को याद रखिएगा।